गंजे मोहल्ले के लंबे बालों वाली सास बहू। ये कहानी एक ऐसे मोहल्ले की जिसका नाम सरकारी कागजों में तो शांति नगर था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यहाँ के लोगों के बाल इतनी तेजी से झड़े कि लोगों ने मजाक मजाक में इसका नाम गंजा मोहल्ला रख दिया। हे भगवान, ये इस मोहल्ले के पानी में खराबी है या मेरी किस्मत में? जब भी कंघी करो गुच्छे के गुच्छे बाहर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान सुबह सुबह बालकनी में खड़े होकर क्यों चीख रही हो? और वैसे भी अब कंघी करने का क्या फायदा? तुम्हारे आधे बाल तो नीचे फर्श पर गिरकर सोफे की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको तो बस हर वक्त मजाक ही सूझता है। मेरी परेशानी से आपको कोई मतलब नहीं है। जरा देखिए तो सही, कंधे में कितने सारे बाल फंसे हैं। मुझे तो डर है कि अगले 1 महीने में मैं पूरी गंजी ना हो जाऊं। अरे तुम तो बेकार ही रो रही हो। तुम्हारे सिर पर तो अभी भी थोड़े बाल बचे हैं। जरा मेरी तरफ देखो, सिर की बीच की चांद तो पूरी चिकनी हो चुकी है। हाँ वो तो है, आपका सिर तो अब दूर से ही लाइट रिफ्लेक्ट करता है, पर मुझे अपनी चिंता है। मिसेस शर्मा गुस्से में कमरे के अंदर चली जाती हैं। वहीं नीचे सड़क पर मोहल्ले की 2 और औरतें मिसेज वर्मा और उनकी सहेली हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की तरफ जा रही होती हैं। पता है बहन, टीवी पर वो बड़ा सा ऐड देखकर मैंने 500 रुपए का इतना महंगा हर्बल तेल मंगवाया था। दावा कर रहे थे कि 1 हफ्ते में नए बाल उगाएंगे। फिर क्या हुआ बहन जी, कुछ फायदा मिला क्या? खाक फायदा मिला। सब टीवी वाले नाटक दिखाते हैं, उस महंगे तेल को लगाने से कोई आराम नहीं मिला, बल्कि बाल और ज्यादा टूटने लगे। अब तो सिर पर पल्लू रखने में भी डर लगता है कि कहीं बचे कुछ बाल भी ना साफ हो जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने भी अपनी बहू और बच्चों के कहने पर ऑनलाइन एक बड़ा ही नामी शैम्पू मंगवाया था। उसे लगाकर तो ऐसा लगा जैसे सिर पर केमिकल की बाढ़ आ गई हो। दोनों औरतें बड़बड़ाती हुई मंदिर की तरफ बढ़ जाती हैं। ठीक उसी के पास राजू की चाय की दुकान है, जहां मोहल्ले के कुछ आदमी सुबह सुबह अखबार पढ़ने और चाय पीने इकट्ठा हुए थे, जो इन औरतों की बातें सुन रहे होते हैं। देख रहे हो भाई साहब, इस मोहल्ले में कोई और टॉपिक ही नहीं बचा। औरतें मंदिर जाएं या सब्जी मंडी, हर जगह सिर्फ गंजेपन और बाल झड़ने की डिस्कशन चलता रहता है। हाँ वर्मा जी, बात तो आपकी एकदम 16 आने सच है। मेरी दुकान पर जो भी आता है चाय के साथ बाल झड़ने का दुखड़ा जरूर रोता है। अरे राजू, अरे एक कड़क चाय देना बिना शक्कर की। और भाई रामू, तू वहाँ चाट के ठेले पे खड़े खड़े इतना खुश क्यों हो रहा है? तुम्हारी तो लॉटरी लगी है जैसे। अरे शर्मा जी, आपकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। आप लोग सुबह सुबह ही बालों का रोना लेकर बैठ जाते हैं। बड़े आए हंसने वाले। अरे तेरे सिर पर तो हमेशा ये बड़ी सी काप लगी रहती है। तेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं क्या जो तो इतना खुश है? जरा टोपी हटाकर तो दिखा। अरे वर्मा जी, मेरी पोल क्यों खोल रहे हो? लो देख लो मेरा सर का हाल भी। रामू मुस्कुराते हुए अपने सिर से कैप हटाता है। उसके सिर के बीच का हिस्सा पूरी तरह साफ है, सिर्फ साइड में थोड़े बाल बचे थे। ये देखकर चाय की दुकान पर बैठे सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। देखा आपने, जो हाल आपके बालों का है वही हाल मेरे बालों का भी है। इस कैप के पीछे यही राज छुपा है, पर अब कर भी क्या सकते हैं? हाँ रोने से तो बाल वापस आएंगे नहीं। बात तो तेरी सही है भाई, इस मोहल्ले का यही नसीब बन चुका है, लेकिन भगवान जाने इसका क्या इलाज है। तभी अचानक मोहल्ले के एक मोड़ पर एक बहुत बड़ी चमचमाती हुई लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी के पीछे एक बड़ा सा सामान ढोने वाला ट्रक भी था। गाड़ी देखकर चाय की दुकान पर बैठे लोग, बालकनी में खड़ी औरतें और रास्ते से गुजर रहे दूध वाले सोहन और सब्जी वाले कालू अब सब अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। अरे भाई कालू, अरे देखना जरा, इतनी बड़ी गाड़ी में अपना मोहल्ला में ये खाली पड़े बंगले के सामने काहे आके रुक रही है? लगता है कोई अमीर पार्टी इस मकान को खरीद कर रहने आई है। रुक देखते हैं कौन उतरता है गाड़ी से। तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है। सबसे पहले गाड़ी से मोहन प्रसाद और उनके दोनों बेटे मुकुल और रोहन उतरते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी के पिछले दरवाजे से मधुबाला, निशा और पारुल बाहर निकलती हैं तो पूरे मोहल्ले के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों ने सुंदर सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, आंखों पर चश्मा, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थे उनके बाल। पारुल बेटा, देखो यही हमारा नया घर है। जगह तो काफी शांत और अच्छी लग रही है। हाँ मम्मी जी, घर बहुत सुंदर है, हवा भी अच्छी चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के लोग हमें थोड़ा अजीब तरीके से देख रहे हैं।
अचानक हवा के एक झोंके से पारुल के खुले घने रेशमी बाल हवा में लहराने लगते हैं, जो उसकी कमर के भी काफी नीचे तक जा रहे थे। वहीं सास मधुबाला ने एक लंबी मोटी चोटी गूंथ रखी थी जो उनके घुटने को छू रही थी। ये देखकर पूरे मोहल्ले में सन्नाटा खिंच जाता है। बालकनी से झांक रही मिसेज शर्मा और मिसेज वर्मा तो जैसे सदमे में आ जाती हैं। ओह माय गॉड, वर्मा बहन जरा नीचे देखो, वो जो नई औरत आई है उनके सिर पर बाल है या कोई काला रेशम का जाल है? अरे नहीं बहन, मुझे तो ये पूरी तरह नकली लग रहे हैं। आज के जमाने में इतने लंबे और घने बाल असली में हो ही नहीं सकते। पक्का विग लगा रखी है दोनों ने। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, विग ही होगी। कल को पास जाकर जरा खींच कर देखना पड़ेगा कि असली है या नकली। नीचे सड़क पर दूध वाला सोहन और सब्जी वाला कालू भी अपनी टोकरी और केतली पकड़े वहीं जमे हुए थे। अरे सच कहूं तो इन दोनों सास बहू के सिर पर जितने बाल है ना, उतना तो हमारा पूरा गंजा मोहल्ला में सब लोगों के सिर पर बाल मिलाकर नहीं होगा भाई। बात तो तूने 1 लाख की कही है सोहन, पर भाई ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ बड़े बड़ों के बाल उड़ जाते हैं। देखना 2 महीने यहाँ रहेंगी ना तो इनका भी हमारी तरह ही हाल हो जाएगा। भाई साहब ये परिवार तो बड़ा हाई फाई लगता है, पर इनके बाल देखकर तो सच में पूरे मोहल्ले की औरतें डिप्रेशन में आ जाएंगी। दोनों सास बहू के लंबे बाल देखकर पूरे मोहल्ले के लोग तरह तरह की गॉसिप कर रहे थे, लेकिन मधुबाला, पारुल और उनका परिवार इन सब बातों से बेखबर अपने नए घर के अंदर गृह प्रवेश के लिए अंदर जा चुके होते हैं। तभी पारुल मुस्कुराकर एक बार पीछे देखती है और उसके लहराते बाल एक बार फिर पड़ोसियों के दिलों पर छुरियां चला देते हैं। इस तरह लंबे बालों वाली सास बहू के कदम इस गंजे मोहल्ले में पहले दिन ही सनसनी मचा चुकी थी। ऐसे ही अगले दिन शांति नगर में सुबह की धूप खिली ही थी कि सब्जी वाला अपनी हाथ गाड़ी लेकर नए बंगले के सामने आकर रुकता है। मोहल्ले की औरतें अपनी अपनी बालकनियों से इस ताक में खड़ी थीं कि आज इस घर से कौन बाहर निकलता है। तभी घर का मुख्य दरवाजा खोलकर ससुर मोहन प्रसाद बाहर आते हैं। आलू ले लो, प्याज ले लो, एकदम ताजा भिंडी, लौकी, पालक ले लो। अरे भाई सब्जी वाले, जरा गाड़ी यहाँ रोकना, दिखाना आज क्या क्या ताजा माल लेकर आए हो। भाई साहब राम राम, बिल्कुल सुबह सुबह खेत से तोड़ कर लाया हूँ। ये देखिए एकदम हरी हरी पालक, मेथी, खीरा, आंवला और नींबू, जो मांगोगे वही मिलेगा। मोहन प्रसाद झुककर सब्जियां देखने लगता है। तभी बंगले के अंदर से सास मधुबाला और बहू पारुल भी बाहर आ जाती हैं। दोनों के बाल आज भी सलीके से बंधे थे। वर्मा बहन जरा जल्दी अपनी बालकनी में आओ, देखो वो नई सास बहू फिर बाहर आई है। आज तो इनके बाल और भी ज्यादा चमक रहे हैं। हाँ बहन, मैं तो कब से देख रही हूँ। इनकी बाल देखकर तो सुबह की चाय भी कड़वी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। हाँ तो अंकल क्या क्या तौल दूं? आधा किलो आलू और 1 किलो प्याज कर दूं? नहीं भैया, आलू प्याज बाद में। पहले आप ये पूरी 5 गड्डी पालक, 3 किलो खीरा, 2 किलो आंवला, ढेर सारा करी पत्ता और नींबू तौल दीजिए। और हाँ बेटा, वो जो टोकरी में ताजी मेथी और चुकंदर रखे हैं वो भी सब के सब तौल लो, कुछ छोड़ना मत। सब्जी वाला इतनी सारी हरी पत्तेदार सब्जियां सुनकर हैरान हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी में किसी एक परिवार को एक साथ इतनी हरी सब्जियां खरीदते नहीं देखा था। तभी वहां से मिस्टर वर्मा गुजरते हुए रुक जाते हैं। अरे भाई साहब राम राम, सुबह सुबह इतनी सारी सब्जियां और पत्ता, घर में कोई गाय भैंस पाल रखी है क्या जिसके लिए ये चारा ले जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं वर्मा जी, है हमारे घर में कोई गाय भैंस नहीं है। ये हरी सब्जियां तो हम इंसानों के खाने के लिए है। इंसानों के लिए इतनी सारी पालक और आंवला? भला कोई एक दिन में इतनी घास फूस कैसे खा सकता है भाई साहब? भाई साहब ये खाने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए है। हमारी बहू पारुल डॉक्टर है ना, वो रोज सुबह हम सबको इन सब चीजों का मिक्स जूस बनाकर पिलाती है। हाँ अंकल, मैं स्किन और हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। हमारे शरीर को और बालों को अंदर से पोषण मिलना बहुत जरूरी है। सुबह का ये वेजिटेबल जूस हमारे रूटीन का सबसे पहला हिस्सा है। अच्छा तो ये राज है। कालू जल्दी जल्दी सारा सामान तोल कर रख देता है। तभी अंदर से आकर रोहन भारी थैला उठाकर अपने पूरे परिवार के साथ अंदर चला जाता है। वहीं मिसेज शर्मा और मिसेज वर्मा सब्जी वाले की तरफ दौड़ती हुई आ रही थीं। अरे कालू जरा इधर आ, वो लोग इतनी सारी सब्जियां लेकर गए हैं, क्या सच में वो सब खा जाते हैं?
हाँ, वो कह रहे थे कि वो इन सबका जूस बनाकर पीते हैं। डॉक्टर बहू है उनकी। अरे हटाओ अभी, इतनी सब्जियां तो हमारे घर में पूरे हफ्ते चलती हैं और हमारे बच्चे तो हरी सब्जी का नाम सुनकर भाग जाते हैं। वो क्या खाएंगे ये सब? बहन मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, जूस का तो सब बहाना है, असली बात कुछ और ही है। हमें इनके घर के अंदर जाकर देखना ही होगा कि ये रात दिन ऐसा क्या करते हैं जिससे इनके बाल इतने लंबे हैं। ऐसे ही रात के 12 बज चुके थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था। मिसेज शर्मा और मिसेज वर्मा अपने हाथों में टॉर्च लिए दबे पांव नए बंगले के पीछे वाली बालकनी की तरफ जा रही थीं। उनका एकमात्र मिशन था ये पता लगाना कि सास बहू के बाल असली हैं या नकली। शर्मा बहन धीरे चलो, कहीं उनके घर का कुत्ता या कोई जाग ना जाए। अगर पकड़े गए तो बहुत बेइज्जती होगी। अरे तुम चुप रहो, मुझे चैन की नींद नहीं आ रही है जब से उन दोनों को देखा है। आज तो मैं देख कर रहूंगी कि सोते वक्त वो अपने विग उतार कर सोती हैं या नहीं। दोनों औरतें किसी तरह पाइप के सहारे बंगले की निचली खिड़की तक पहुंचती हैं, जहां से अंदर का बेडरूम साफ दिखाई दे रहा था। खिड़की का शीशा थोड़ा सा खुला था। तभी उन्होंने अंदर टॉर्च की हल्की रोशनी दिखाई। देखो देखो बहन, वो दोनों बेड पर सो रही हैं। पर ये क्या, उन्होंने सिर पर कोई टोपी नहीं पहनी और बेड पर तो। खिड़की से साफ दिख रहा था कि मधुबाला और पारुल दोनों गहरी नींद में थीं। उन्होंने अपने बालों में ढेर सारा तेल लगाकर बालों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा भारी जूड़ा बनाकर उसे नेट से बांध रखा था। बालों का वो भारी वॉल्यूम देखकर दोनों पड़ोसनों के होश उड़ गए। हे भगवान, इतना बड़ा जूड़ा! अगर ये नकली विग होती तो कोई भी औरत रात को इसे उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख देती। कोई विग पहनकर इतनी भारी चोटी के साथ कैसे सो सकता है? इसका मतलब इनके बाल 100% असली हैं। पर ये कैसे हो सकता है? हमारे बाल छूते ही टूट जाते हैं और इनके इतने भारी। तभी अचानक पारुल की करवट बदलते हुए आंख खुल जाती है और उसकी नजर खिड़की पर दिख रही परछाई पर चली जाती है। कौन है वहाँ? मम्मी जी, चोर चोर उठिए। क्या हुआ पारुल, कौन है? रोहन, मुकुल, जल्दी जागो, चोर आया है। बाप रे, वो जाग गई। भागो वर्मा बहन, भागो वरना पुलिस बुला लेंगी। दोनों पड़ोसन हड़बड़ाकर खिड़की से नीचे कूद जाती हैं, जहां मिसेज शर्मा का पैर कीचड़ में फंस चुका होता है। पर वो दर्द भूलकर चप्पल हाथ में लिए अपने घर की तरफ भाग जाती हैं। तभी मुकुल लाठी लेकर बाहर आता है, पर तब तक बाहर कोई नहीं था। वहीं अगले दिन सुबह दोनों पड़ोसने गली के कोने में खड़ी होकर हाँफ रही होती हैं। रात तो बाल बाल बचे बहन, अगर वो मुकुल हमें देख लेता तो अनर्थ हो जाता। पर एक बात तो साफ हो गई ना, उनके बाल असली है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभ रही है। अगर उनके बाल असली है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं उनके बालों को काट कर छोटा करके रहूंगी ताकि हमारे मोहल्ले में वो अपनी शान ना दिखा पाए। हाँ बहन, सही कहा। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। जब बाल ही नहीं रहेंगे तो शो ऑफ किस बात का करेंगी? दोपहर के वक्त एक ऑनलाइन डिलीवरी बॉय बाइक पर 2 बड़े बड़े कट्टे लेकर बंगले के बाहर रुकता है। मोहल्ले के लोग राशन की लोकल दुकान से मिलावटी दालें और केमिकल वाले सामान खरीदते थे, लेकिन इस घर में सारा सामान ऑनलाइन आ रहा था। तभी मिसेज शर्मा और मिसेज वर्मा चीनी मांगने के बहाने सीधे घर में घुस जाती हैं। अरे मधुबाला जी, घर में है क्या? वो थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, मेहमान आ गए हैं अचानक। अरे शर्मा बहन, आइए। चीनी क्या, आप बैठिए, मैं अभी मंगवाती हूँ। पारुल बेटा, जरा चीनी लाना। दोनों औरतें सोफे पर बैठ जाती हैं, पर उनकी आंखें हॉल में रखे सामान पर थी। डिलीवरी बॉय कट्टे से ऑर्गेनिक दाल, बिना पॉलिश के चावल, अलसी के बीज, कद्दू के बीज और नट्स निकाल रहा होता है। अरे मधुबाला जी, इतना सारा राशन क्या पूरे साल का स्टॉक एक साथ जमा कर रही हैं या कहीं बाहर दुकान खोलने का इरादा है? नहीं नहीं वर्मा जी, ये तो हमारे सिर्फ 1 महीने का राशन है। हमारी बहू पारुल ने कहा है कि बाजार के केमिकल वाली और पॉलिश की हुई दालें बालों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हम सिर्फ ऑर्गेनिक सामान ही खाते हैं। तभी पारुल किचन से चीनी का डब्बा लेकर आती है। उसका देवर रोहन और ननद निशा भी वहीं डाइनिंग टेबल पर रखे अंकुरित मूंग और चने खा रहे थे। तभी मिसेज शर्मा की नजर किचन में रखे बड़े से डबल डोर फ्रीजर पर पड़ती है, जिस पर एक बड़ा सा पेपर चिपका था। अरे पारुल बेटा, ये फ्रिज के ऊपर क्या बड़ा सा नक्शा चिपका रखा है तुमने? जरा मैं अभी तो देखूं। आइए आंटी, देख लीजिए। ये कोई नक्शा नहीं है, ये हमारे पूरे परिवार का डाइट चार्ट है। इतना सब हरा भरा कैसे खा लेते हो तुम लोग? आंटी, इसीलिए तो कॉलेज में सब मेरे बालों की तारीफ करते हैं। भाभी की इस डाइट की वजह से हम सबका हार्मोनल बैलेंस एकदम परफेक्ट रहता है। अच्छा, चलो चीनी मिल गई, हम चलते हैं। आप लोग खाइए अपनी ये सूखी दालें और बीज।
दोनों औरतें चीनी लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलकर गली में आती हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। देखा तुमने वर्मा बहन, कितना घमंड है इन्हें अपनी डाइट पर। ऐसा लगता है खाने की खेती करता है और जो ये खाती है उनके बालों पर उसकी फसल उगाती है। सही कह रही हूँ, मुझे तो इनके बालों को देखकर इतनी जलन होती है कि मन करता है इनकी चोटी पकड़कर जोर से खींच दूं। पर कोई नहीं, सब्जी मंडी वाला प्लान याद है ना, कल सुबह इनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। ऐसे ही अगले दिन सुबह मधुबाला और पारुल दोनों हमेशा की तरह कालू की गाड़ी पर सब्जी लेने पहुंचती हैं। उनके ठीक पीछे मिसेज शर्मा चुपचाप खड़ी थीं, जहां मिसेज शर्मा ने हाथ में साड़ी के पल्लू के पीछे एक बड़ी सी लोहे की कैंची छुपा रखी थी। कालू भैया, आज नींबू थोड़े बड़े देना, और पारुल जरा देखना धनिया ताजा है या नहीं। हाँ मम्मी जी, धनिया तो अच्छा है। भैया 1 किलो टमाटर भी तौल देना। जैसे ही पारुल झुककर टमाटर उठाने लगती है, वैसे उनकी लंबी घनी चोटी उसकी कमर से नीचे लटक कर हवा में लहराने लगती हैं। मिसेज शर्मा यही मौका देकर पीछे से कैंची निकालकर दबे पांव ठीक पारुल के पीछे आ जाती हैं। आज नहीं बचेगी इसके बालों की शान, ये लो। मिसेज शर्मा तेजी से कैंची चला देती हैं, जिस वजह से पारुल के नीचे के करीब 4 इंच लंबे बालों का एक बड़ा सा गुच्छा कटकर सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। अरे रे बाप रे पारुल बेटा, जरा नीचे देखो, ये जमीन पर क्या गिरा है? तुम्हारे बाल। क्या इस मोहल्ले में आकर तुम्हारे बाल भी झड़ने लगे? क्या मेरे बाल? पारुल तुरंत घूमकर जमीन पर देखती है, जहां उसके कटे हुए सुंदर बाल पड़े थे। पारुल की नजर तुरंत मिसेज शर्मा के हाथ की तरफ पड़ती है, जो हड़बड़ाकर कैंची को छुपाने की कोशिश कर रही थीं। पारुल एक डॉक्टर है, जिसकी वजह से वह बालों के झड़ने और कटने का फर्क अच्छी तरह जानती है। ये क्या अनर्थ है? पारुल, तुम्हारे बाल किसने काटे? जरा देखो तो सही, ये सीधे कटे हुए हैं। अरे हमें क्या पता बहन जी, हम तो बस यहाँ खड़े थे, शायद अपने आप ही टूट कर गिर गए होंगे। यहाँ का पानी ही ऐसा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, बाल टूटे नहीं है, किसी ने बहुत ही गंदी कैंची से इसे काटा है। पर काटने वाले को शायद ये नहीं पता कि जो बाल अंदर से स्वस्थ होते हैं वो बहुत जल्दी दोबारा लंबे हो जाते हैं। चलिए घर चलें। पारुल जमीन से कटे हुए बाल उठाकर बिना किसी से लड़े अपनी सास का हाथ पकड़कर घर के अंदर चली जाती है। अरे बहन, इसने तो कोई हंगामा ही नहीं किया, उल्टा मुस्कुराकर चली गई। बढ़िया है डॉक्टर, देख लेंगे कितने दिन मुस्कुराती है। अभी तो सिर्फ 4 इंच काटे हैं, अगली बार पूरा गंजा ना कर दिया तो मेरा नाम भी शर्मा नहीं। ऐसे ही शाम का वक्त था। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। मोहल्ले के सभी लोग वहां इकट्ठे थे। मधुबाला और पारुल भी अपनी लंबी चोटियों को पीछे लहराती हुई भगवान की आरती के लिए आगे खड़ी थीं। शर्मा बहन, आज तो पूरा मोहल्ला यहाँ है, कैंची से काम नहीं बनेगा, कुछ और करना होगा। तुम देखती जाओ, आज मैं इसके इन रेशमी बालों को आग की भेंट चढ़ा दूंगी। ना रहेगा घमंड, ना रहेगी चोटी। जैसे ही आरती शुरू होती है, सब लोग आंख बंद कर लेते हैं। तभी मिसेज शर्मा चुपचाप एक बड़ा सा जलता हुआ दिया हाथ में लेकर पारुल के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं। वो दिए की लौ को पारुल के बालों के बिल्कुल करीब लाकर रख देती हैं और 1 सेकंड में ही पारुल के बाल जल जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब सब लोग आरती ले लीजिए। मम्मी जी, लाइए थाली मुझे दीजिए, मैं आरती ले आती हूँ। ठीक उसी सेकंड पारुल आरती लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगती है। उसकी चोटी हवा में लहराकर आगे हो जाती है, जिस वजह से मिसेज शर्मा का संतुलन बिगड़ जाता है और दिए की लौ पारुल के बालों को छूने की बजाय सीधे खुद मिसेज शर्मा के हाथों पर लग जाती है। आउच! ओह माय गॉड, मेरा हाथ जल गया, बचाओ। अरे क्या हुआ आपको? आप आरती के दिए के साथ पीछे क्या कर रही थी? वो कुछ नहीं बहन जी, वो तो बस पीछे खड़ी थी, दिया हाथ से फिसल गया। शर्मा आंटी, जरा हाथ दिखाइए। स्किन थोड़ी लाल हो गई है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास बर्न क्रीम है, अभी लगा देती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई क्रीम नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। मिसेज शर्मा अपना जलता हुआ हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकल जाती है। भाई कालू, तूने देखा? अरे शर्मा आंटी तो सीधे दिया लेकर उसके बालों के पीछे पड़ी थी। पक्का जलाने की साजिश थी। हाँ भाई, पर भगवान जिसके सास हो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। पर इन दोनों सास बहू का जिगरा देखो, जरा भी नहीं डरी। अगली सुबह सोहन दूध वाला अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ आवाज लगाता है, पर इस बार घर से निशा बाहर आती है। दूध ले लो, अरे एकदम गाढ़ा भैंस का ताजा दूध ले लो। भैया, हमारे घर पर दूध की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ कोई दूध नहीं लेता। क्या बात कर रही हो दीदी? इतना बड़ा परिवार और चाय दूध कुछ नहीं बनता? बिना दूध के कैसे रह लेते हो?
सोहन भैया, दरअसल हम लोग घर पर ही सोयाबीन से बना सोया मिल्क और बादाम का दूध यूज करते हैं। वो सेहत और बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। सोया मिल्क ई का भला है? भला सोयाबीन का भी कोई दूध होता है? कितना उलूल जुलूल खाते पीते हो। गाय भैंस का असली दूध छोड़कर पता नहीं क्या क्या पी रहे हो। ऐसे ही सोहन बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता है, जहाँ रास्ते में उसे मिस्टर शर्मा मिलते हैं। क्यों सोहन, अरे नए बंगले वालों ने दूध लिया क्या? अरे कहाँ शर्मा जी, वो तो कोई सोया मिल्क पीते हैं, कह रहे थे बालों के लिए अच्छा होता है। पूरा पागल लोग है साहब, खाने में ही सारा पैसा उड़ा देता है। भाई जो भी हो, उनके अजीब खाने पीने की वजह से उनके सिर पर बाल हैं और हमारा असली दूध पीकर भी सिर शीशा बन चुका है। ऐसे ही अगले दिन संडे का दिन था, जहां दोनों सास बहू ने बाल धोने से पहले उन्होंने सिर पर एक खास घरेलू लेप लगाया हुआ था। सब्जी वाला रोज की तरह आवाज लगाने आता है, पर जैसे ही वो बंगले के गेट के पास पहुंचता है, वो अपनी नाक बंद कर लेता है। अरे भाई साहब, कोई है? आज सब्जी लेनी है क्या? नहीं कालू भैया, आज घर में सब बिजी हैं, सब्जी कल लेंगे। तभी कालू खिड़की के अंदर झांकता है, जहां अंदर मधुबाला और पारुल अपने सर पर एक काले हरे रंग का गाढ़ा कीचड़ जैसा लेप लगाकर बैठी हुई थी, जिससे बेहद तेज और अजीब सी गंध आ रही थी। कालू तुरंत भागकर चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे शर्मा जी, अरे वर्मा जी, अरे सुनिए तो सही, मैं अभी नए बंगले पर गया था। अंदर से इतनी तेज नाले जैसी बदबू आ रही थी, क्या बताऊं। और वो दोनों सास बहू सिर पर काला काला कीचड़ जैसा लेप लगाकर बैठी थी। क्या कीचड़ का लेप, नाले जैसी बदबू? वो दोनों पक्का कोई जादू टूना करती है, तभी तो पूरे मोहल्ले के बाल उड़ गए और उनके इतने लंबे हैं। हाँ बहन, चलो अभी सामान मांगने के बहाने अंदर चलते हैं और रंगे हाथों पकड़ते हैं जादू टोना करते हुए। दोनों पड़ोसन तुरंत बंगले के अंदर जाने लगती हैं, जहां पारुल और मधुबाला सर पर लेप लगाए हुए लॉबी में बैठी चाय पी रही थीं। अरे बाप रे मधुबाला जी, ये कैसी नाले जैसी बदबू आ रही है आपके घर से? और ये सिर पर क्या कीचड़ थोप रखा है आप दोनों ने? क्या कोई जादू टोना चल रहा है यहाँ? क्या कहा? जादू टोना? शर्मा बहन, जरा तमीज से बात कीजिए। ये हमारा होममेड हेयर मास्क है। इसमें हमने पिसी हुई मेथी, कलौंजी, शिकाकाई, नीम की पत्तियां और खट्टा दही मिलाया है। नीम और कलौंजी की वजह से इसमें थोड़ी तेज महक आ रही है, जिसे अब बदबू कह रही है। पर बाजार में इतने अच्छे अच्छे खुशबूदार तेल और शैम्पू मिलते हैं, आप लोग इतनी अमीर होकर भी ये सब गंदी चीजें सिर पर लगाती हैं, इतनी भी क्या कंजूसी। आंटी, बाजार के खुशबूदार शैम्पू और तेलों में सिर्फ केमिकल्स और आर्टिफिशियल परफ्यूम होते हैं। ये हमारा घरेलू लेप बालों को पॉल्यूशन से बचाता है और जड़ों को मजबूत करता है। पारुल की बात सुनकर दोनों पड़ोसन बड़बड़ाते हुए गली में चलने लगती हैं। अरे छोड़ो बहन, वो तो अपनी बात को सही बताएगी ही, पर मुझे तो अभी भी लगता है कि वो कोई टोना टोटका ही करती है। भला मेथी लगाने से किसी के बाल घुटनों तक लंबे होते हैं क्या? मोहल्ले के पंसारी बनवारी की दुकान पर इन दिनों बड़ी भीड़ थी, क्योंकि मोहल्ले की औरतें बाल झड़ने से परेशान होकर नए नए केमिकल वाले शैम्पू खरीद रही थी। तभी पारुल और मुकुल वहां से गुजरते हुए सब्जी वाले से ढेर सारे ताजे आंवले और करी पत्ते खरीद रहे होते हैं। क्यों डॉक्टर बहू, आज फिर आंवला और करी पत्ता? क्या इसकी चटनी बनाकर खाओगी? नहीं आंटी, चटनी नहीं। आज मैं और मम्मी जी घर पर एक स्पेशल हेयर ऑयल बनाने जा रहे हैं। लो सुनो, बाजार में इतने महंगे और अच्छे तेल मिल रहे हैं और ये घर में तेल जलाएंगी। बंगले के किचन में पारुल और मधुबाला ने लोहे की कढ़ाई चढ़ाकर उसमें शुद्ध नारियल तेल और सरसों के तेल को मिक्स किया। फिर उसमें मेथी दाना, अलसी, कटे हुए आंवले, करी पत्ता और रोजमेरी की पत्तियां डालकर उसे धीमी आंच पर पकाने लगती हैं, जिससे पूरा घर एक आयुर्वेदिक महक से महक उठता है। देखो पारुल, तेल का रंग एकदम हरा हो गया है। अब इसे ठंडा करके हम कांच की बोतल में छान लेंगे। हाँ मम्मी जी, और इसके साथ ही मैंने जो रोजमेरी वाटर से हेयर सीरम बनाया है वो भी तैयार है। इसे लगाने से पॉल्यूशन का असर बालों पर बिल्कुल नहीं होगा। अगले दिन सुबह घर के जेंट्स यानी मुकुल, रोहन और ससुर भी सिर पर वही तेल और हेयर मास्क लगाकर बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। तभी रास्ते से मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा गुजरते हुए ये सब देख लेते हैं। अरे देखो तो सही भाई साहब, इनके घर के आदमी तो औरतों की तरह सिर पर लेप और मास्क लगाए बैठे हैं। इन अमीरों के भी क्या अजीब चौचले हैं। चौचले नहीं वर्मा जी, जरा उनके सिर के बाल तो देखो। मुकुल और रोहन के बाल कितने घने हैं और हमारे सर पर तो चिड़िया भी घोंसला ना बनाए।
इस बार दोनों पड़ोसने सीधे मधुबाला के घर गॉसिप करने के बहाने आकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जहां दोनों सास बहू की लंबी मोटी चोटी सोफे से नीचे लटककर फर्श पर कालीन को छू रही थी। तभी मिसेज शर्मा के दिमाग में एक नया खुरापाती आइडिया आता है। वर्मा बहन, आज मैं इनकी चोटी के ऊपर ही बैठ जाऊंगी। जैसे ये खड़ी होगी उसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। देखते हैं कितने मजबूत है इसके बाल। अरे बहन, ऐसा मत करो, बहुत दर्द होगा उसे। तुम चुप रहो। मिसेज शर्मा धीरे धीरे आगे आकर मधुबाला की लंबी चोटी के निचले हिस्से के ऊपर पूरा वजन डालकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जहां मधुबाला को इस बात का अंदाजा नहीं था। तभी अंदर से पारुल जूस के ग्लास लेकर आती है। लीजिए आंटी, जूस पीजिए। मम्मी जी जरा उठना, वो अलमारी की चाबी देना। हाँ, अभी देती हूँ। मधुबाला जैसी ही तेजी से खड़ी होती है, उनके बाल पर एक जबरदस्त खिंचाव पड़ता है, लेकिन पारुल की प्रोटीन रिच डाइट और होम मेड तेल की वजह से मधुबाला के बाल इतने मजबूत थे कि एक भी बाल नहीं टूटते। उल्टा मिसेज शर्मा झटका खाकर सोफे से नीचे फर्श पर गिर पड़ती हैं। आउच, मेरी कमर है, बाप रे बाप। अरे शर्मा बहन, ये क्या, आप फर्श पर कैसे गिर गई? और आप मेरी चोटी के ऊपर बैठी थी क्या? अरे नहीं बहन जी, सॉरी, गलती से मुझे दिखा नहीं। वो क्या है ना, हमारे बाल तो छोटे छोटे हैं, तो हमें इस तरह नीचे देखकर बैठने की आदत नहीं है। मुझे चक्कर आ गया था शायद। कोई बात नहीं आंटी, पर हमारे बाल अंदर से बहुत स्ट्रांग है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटते। लीजिए, थोड़ा जूस पी लीजिए, चक्कर ठीक हो जाएगा। एक बार फिर उनका यह प्लान भी बुरी तरह फेल हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह पारुल अपने बगीचे में लगे पौधे को पानी दे रही थी। तभी वो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करती है। पौधों की हरी हरी पत्तियां अजीब तरीके से काली पड़ चुकी होती हैं और उन पर एक अजीब सी केमिकल की परत जमी थी। ये क्या है? कल तक तो ये पत्तियां बिल्कुल हरी थी, आज इन पर ये काली परत कैसी? ये तो भारी पॉल्यूशन की लेयर है। क्या हुआ पारुल बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी जरा इन पौधों को देखिए, इस मोहल्ले की हवा में बहुत ही खतरनाक केमिकल घुला हुआ है। अब मुझे समझ आया कि इस पूरे मोहल्ले के लोगों के बाल इतनी तेजी से क्यों झड़ रहे हैं। ये पानी की नहीं बल्कि हवा की खराबी है। पारुल तुरंत मुकुल और रोहन को साथ लेकर मोहल्ले के ठीक पीछे वाले इलाके की तरफ चली जाती है। वहां जाकर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कपड़े डाई करने वाली फैक्ट्री चल रही थी। उस फैक्ट्री के चिमनी से बिना किसी फिल्टर के एक काला जहरीला धुआं लगातार निकल रहा था और वही धुआं पूरे शांति नगर की हवा को जहरीला बना रहा था। ओह माय गॉड, इस फैक्ट्री में कोई भी पॉल्यूशन की शील्ड या चिमनी फिल्टर यूज नहीं हो रहा है। ये सीधे लोगों की स्किन और बालों को बर्बाद कर रहा है। हमें इसके मालिक से बात करनी होगी। पारुल, मधुबाला, मुकुल और मोहल्ले के कुछ पुरुषों को साथ लेकर फैक्ट्री मालिक के केबिन में पहुंचती हैं, जहां मालिक आराम से कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। हाँ भाई, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ झुंड बनाकर क्यों आए हो? मेरा काम डिस्टर्ब मत करो। मिस्टर मालिक, आपकी इस फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला केमिकल और धुआं पूरे शांति नगर की हवा को बर्बाद कर रहा है। यहाँ के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के बाल झड़ चुके हैं और स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। आपको तुरंत अपनी चिमनी में पॉल्यूशन फ्री शील्ड लगानी होगी। अरे ओ मैडम, डॉक्टर होगी तुम अपने घर की, मुझे बड़ी बड़ी बातें मत सिखाओ। यह फैक्ट्री पिछले 10 सालों से ऐसी चल रही है, आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और तुम आज आई हो मुझे कानून सिखा रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, जो करना है कर लो। अरे कैसे नहीं करोगे भाई साहब? हमारे सर की चांद तुम्हारी वजह से चिकनी हुई है। देखिए, अगर आपने कल सुबह तक अपनी फैक्ट्री में चिमनी फिल्टर और पॉल्यूशन शील्ड इंस्टॉल नहीं की तो मैं सीधे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मेडिकल काउंसिल से आपकी लिखित कंप्लेन कर दूंगी। कल ही ऊपर से सरकारी टीम आएगी और आपकी इस अवैध फैक्ट्री पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। क्या क्या? सरकारी टीम ताला? अरे मैडम गुस्सा मत होइए, आप तो सीरियस हो गई। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, फैसला आपके हाथ में है। फैक्ट्री चलानी है तो नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, मैं आज ही चिमनी में फिल्टर और शील्ड लगवा देता हूँ, प्लीज कंप्लेंट मत करना। जिसके बाद फैक्ट्री मालिक ने भी अपनी चिमनी पर फिल्टर लगा दिया था, जिससे धुआं साफ हो चुका था और तभी पूरे मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। मोहल्ले वालों, आज हमारी बहू पारुल की वजह से उस फैक्ट्री का जहरीला धुआं बंद हो गया है, लेकिन जो नुकसान आपके बालों को हो चुका है। पर डॉक्टर साहिबा, हमारे बाल तो जा चुके हैं, तो क्या ये कभी वापस आ सकते हैं? हमें बहुत शर्मिंदगी होती है बाहर जाने में। बिल्कुल आ सकते हैं शर्मा अंकल, आपके बाल पूरी तरह मरे नहीं हैं, पर पॉल्यूशन और केमिकल शैम्पू की वजह से सो गए हैं। आज से आप सब बाजार के केमिकल वाले शैम्पू और तेल बिल्कुल बंद कर दीजिए।
पारुल और मधुबाला मिलकर मंच पर बड़ी बड़ी बोतलें रखती हैं, जिनमें उन्होंने घर पर बनाया हुआ हर्बल शैम्पू और मैजिकल हेयर ऑयल भरा था। ये शैम्पू हमने ब्रीठा, शिकाकाई और आंवले से बनाया है और ये तेल मेथी, अलसी और रोजमेरी का है। मैं आप सबको एक एक बोतल मुफ्त में दे रही हूँ। इसके साथ ही आप सबको ये डाइट चार्ट भी फॉलो करना होगा। शरीर के अंदर प्रोटीन जाना बहुत जरूरी है। पर वर्मा बहन, हमने तो इनके बाल काटने और जलाने की कोशिश की थी, फिर भी ये हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है। मुझे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही है। हाँ बहन, मुझे भी। ये लोग घमंडी नहीं है, ये तो सच में बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे ही समय बीतता है। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे। आज का दिन शांति नगर के लिए बहुत बड़ा था। राजू की चाय की दुकान पर वही भीड़ थी, पर आज नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। अरे राजू, कड़क चाय देना जरा। और भाई रामू, आज तूने अपने सिर पर कैप क्यों नहीं पहनी? अरे शर्मा जी, देखिए मेरे सिर पर काले घने बाल वापस आ गए। ये सब डॉक्टर बहू और उस मेथी वाले तेल का कमाल है। और शर्मा जी, जरा अपनी तरफ भी देखिए। आपकी वह चिकनी चांद पर भी छोटे छोटे काले बाल लहराने लगे हैं। तभी सामने से मिसेज शर्मा और मिसेज वर्मा आ रही थी। दोनों के सिर से पल्लू हटा हुआ था और उनके बाल कंधे से नीचे तक घने और चमकदार हो चुके थे। तभी बंगले से मधुबाला और पारुल भी बाहर निकलती हैं। मधुबाला जी, पारुल बेटा, हमें माफ कर देना। हमने जलन के मारे तुम्हारे बाल काटने की कोशिश की थी, मंदिर में दिए से जलाने की कोशिश की थी, पर तुम दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हाँ पारुल बेटा, हमें माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से हमारे सिर पर बाल भी है और हमारे घरों की बीमारियां भी दूर हो गई है। अरे आंटी, पुरानी बातें भूल जाइए। आप सब हमारे पड़ोसी हैं, हमारा परिवार है। तो भाई शर्मा जी, अब तो इस मोहल्ले का नाम बदल दें। अब तो यहाँ कोई गंजा नहीं बचा। बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही इस गंजे मोहल्ले का नाम मिटाया जाता है और हमारा प्यारा शांति नगर वापस आता है। पूरे मोहल्ले में तालियों की गूंज उठती है। लंबे बालों वाली सास बहू ने न सिर्फ अपने बालों की शान बचाई, बल्कि पूरे मोहल्ले का खोया हुआ गौरव और बाल दोनों वापस लौटा दिए। शांति नगर अब फिर से खुशहाल और बालों से भरा पूरा मोहल्ला बन चुके थे।